नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे वीर सावरकर कॉलेज के बारे में। और डीयू का ईस्ट वेस्ट कैंपस क्या है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नींव रखी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ईस्ट वेस्ट कैंपस के नाम से आप इसे समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसमें इसके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, या इसकी लागत पूछी जा सकती है, या ये पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा ये नींव रखी गई है। यानी कि लागत 600 करोड़ रुपए, परियोजनाओं का तीनों का नाम क्या है वो आपको हम बताएंगे ही, आगे एक्सप्लेन करेंगे। और किनके द्वारा की गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। इन परियोजनाओं में सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर, द्वारका में पश्चिमी परिसर और नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का निर्माण शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपका वीर सावरकर कॉलेज आ जाएगा, क्योंकि वीर सावरकर के नाम पर लगातार देश में चर्चाएं बनी रहती हैं। आप राहुल गांधी को जानते ही है कि कुछ ना कुछ ऊट पटांग बातें वीर सावरकर के खिलाफ ये बोलते रहते हैं, यहाँ तक कि देशद्रोह या बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं। जबकि वीर सावरकर के बारे में सबको पता है कि उन्हें काले पानी की सज़ा हुई है, ये सारी चीज़ें उनके बारे में। और वीर सावरकर के नाम से तो अब एक फिल्म भी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसे हम डीयू के नाम से जानते हैं, 600 करोड़ रुपए की लागत से जो 3 परियोजनाओं के आधारशिलाएँ रखी हैं, तो ये परियोजनाएं राजधानी जो दिल्ली है हमारी, उसके पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विकसित की जाएंगे। इसमें सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर, द्वारका पश्चिमी परिसर और नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का निर्माण जो हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके दिल्ली वासियों और खासकर छात्रों के लिए शुरू होने वाली नई परियोजनाओं के बारे में लिखते हुए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को बताया हुआ है। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट तो हम आपको देंगे ही, और आपको पढ़ के भी इसको सुनाएंगे कि उन्होंने कहा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सटीक तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश की है, जो आपको यहाँ जान लेनी चाहिए। स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जहाँ पूरे भारत से छात्र आते हैं। आज के कार्यक्रम के दौरान 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 परिवर्तनकारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इन पहलों का उद्देश्य एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास लर्निंग माहौल देना होगा। उन्होंने आगे इसमें लिखा है कि इन परियोजनाओं में पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर में एक अत्याधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक और द्वारका में पश्चिमी परिसर में एक और ब्लॉक शामिल है। इसके अलावा नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की नींव रखी जाएगी, जिसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता को मूर्त रूप देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रयास भविष्य की पीढ़ियों को ज्ञान, नवाचार और अवसरों से सशक्त बनाकर उन्हें विकास और सीखने के लिए प्रेरित करने वाले वातावरण में पोषित करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सूरजमल विहार में बनने वाला पूर्वी परिसर लगभग 15.25 एकड़ में फैला होगा और इसे 373 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। यह कैंपस LLB, LLM और 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम सहित अन्य कोर्सेज कराएगा। इस आधुनिक परिसर में 60 क्लासरूम, 10 ट्यूटोरियल रूम, 6 मूट कोर्ट, 4 कंप्यूटर लैब, 2 कैफेटेरिया और 2 कॉमन रूम जैसी सुविधाएं होंगी। वहीं अगर हम बात करें द्वारका वेस्ट कैंपस की, तो द्वारका सेक्टर 22 में बनने वाले पश्चिमी परिसर का पहला चरण 107 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इस परिसर में कुल 42 क्लासरूम, 2 मूट कोर्ट, डिजिटल लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, फैकल्टी रूम और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाएं होंगी। यह परिसर छात्रों को एक अत्याधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अनुभव प्रदान करेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे नजफगढ़ वीर सावरकर कॉलेज की, तो नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर के नाम पर बनने वाले कॉलेज का निर्माण लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसमें 24 क्लासरूम होंगे, 8 ट्यूटोरियल रूम होंगे, 40 फैकल्टी रूम, एक कैंटीन, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह कॉलेज क्षेत्र के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। शिलान्यास समारोह का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक संस्थानों में बहुत ही इजाफा होने वाला है। छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का लाभ मिलेगा। यह तीनों परियोजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।
इनके पूरा होने से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन इनके द्वारा किया गया, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें कई ऑफिस, ऑडिटोरियम, एडवांस डेटा सेंटर, बड़ा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आदि शामिल हैं। पर्यावरण के अनुकूल इस बिल्डिंग का निर्माण हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के अनुसार किया गया है और इसे भारतीय हरित भवन परिषद यानी कि आईजीबीसी के प्लेटिनम रेटिंग मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। यानी कि जो आपका सीबीएसई का एकीकृत कार्यालय है, इसका भी उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, द्वारका में किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सीबीएसई का एकीकृत कार्यालय कहाँ पर है, तो आपका दिल्ली में हो जाएगा, क्योंकि ये करंट के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि सीबीएसई का एकीकृत जो आपका कार्यालय है कहाँ पे है, तो दिल्ली में हो जाएगा। बाकी 3 जो विद्यालय हैं जिनके बारे में हमने बात की, डिटेल में बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये जो वीर सावरकर हैं, जो सावरकर हैं जिनके नाम पर ये विद्यालय बन रहे हैं, उन सावरकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक आर्टिकल है, बीबीसी के द्वारा इसको छापा गया है, प्रसारित किया गया या प्रिंट किया गया है। इसलिए हम बीबीसी को ले रहे हैं क्योंकि बीबीसी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन जाता है हमारे देश में। एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाता है जो भारत का नहीं है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर भारत में लोगों द्वारा समझा जाता है। बीबीसी के आर्टिकल से संभावना ये रहेगी कि इसमें जो चीज़ें होंगी पुख्ता होंगी। सावरकर भारत में हीरो क्यों और विलेन क्यों हैं, इस चीज़ को हम बीबीसी के आर्टिकल से लेना चाहेंगे। बीबीसी के एक आर्टिकल में लिखा है कि सावरकर कैसे जेल से बाहर आए थे, या जो सावरकर हैं उन पर ये आरोप लगते हैं विपक्षी दलों के द्वारा, जैसे कांग्रेस हुए, राहुल गांधी हुए, कि वीर सावरकर जो थे वो अंग्रेजों से माफ़ी मांगे थे। क्या कहानी है, बीबीसी के आर्टिकल में हम देखना चाहेंगे कि बीबीसी ने लिखा क्या है। बीबीसी ने लिखा है कि सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता। मैंने वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से पूछा कि आखिर भगत सिंह के पास भी माफ़ी मांगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब सावरकर के पास ऐसा करने की क्या मजबूरी थी? राम बहादुर राय का जवाब था, भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर है। भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फैसला किया, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फांसी का फंदा चाहिए। दूसरी तरफ वीर सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी थे। उनकी कोशिश रहती थी कि भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। मेरा मानना है कि सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफ़ी मांगने पर लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू, यानी कि हिंदू कौन है, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया था। नीलंजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि हिंदुत्व को वो एक राजनीतिक घोषणा पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि इस देश का इंसान मूलतः हिंदू है। इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि हो। पितृ और मातृभूमि तो किसी की हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि तो सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों की हो सकती है। मुसलमानों और ईसाइयों की तो ये पुण्य भूमि नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार मुसलमान और ईसाई तो इस देश के नागरिक कभी हो ही नहीं सकते। एक सूरत में वो हो सकते हैं अगर वो हिंदू बन जाए। वो इस विरोधाभास को कभी नहीं समझा पाए कि आप हिंदू रहते हुए भी अपने विश्वास या धर्म को मानते हैं। साल 1924 में सावरकर को पुणे की रवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। निरंजन तकले बताते हैं, सावरकर ने वायसराय निम्नलिखितों के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है, गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे 60 रुपये महीना। वो अंग्रेज़ों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी? वो इस तरह की पेंशन वाले अकेले शख्स थे, ऐसा भी इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। अतिवादी विचारों के बावजूद निजी ज़िंदगी में वो अच्छी चीज़ों के शौकीन थे। वो चॉकलेट्स और जिंटान ब्रांड की
विस्की पसंद करते थे। बीबीसी के आर्टिकल में ये लिखा है। उनके जीवनीकार आशुतोष देशमुख लिखते हैं कि सावरकर 5 फीट 2 इंच लंबे थे। अंडमान की जेल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे। उन्हें तंबाकू सूंघने की आदत पड़ गई थी। अंडमान की जेल कोठरी में वो तंबाकू की जगह जेल की दीवारों का लिखा चूना खुरच कर सूंघा करते थे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा था, लेकिन इससे उनकी नाक खुल जाती थी। उन्होंने सिगरेट और सिगार पीने की भी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया। वो कभी कभी शराब भी पीते थे, नाश्ते में 2 उबले अंडे खाते थे और दिन में कई प्याले चाय पीते थे। उनका मसालेदार खाना पसंद था, खासतौर से मछली। वो अल्फांसो आम, आइसक्रीम और चॉकलेट के बहुत शौकीन थे। वो हमेशा एक जैसी पोशाक पहनते थे, गोल काली टोपी, धोती या पैंट, कोट की जेब में एक छोटा हथियार, इत्र की एक शीशी, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ अखबार। ये है बीबीसी का आर्टिकल जो सावरकर के बारे में लिखता है। बीबीसी के आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों ने के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए। नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया गांधी हत्याकांड के दाग को हटाने में। सावरकर इस मामले में जेल गए, फिर छूटे और 1966 तक जिंदा रहे, लेकिन उन्हें उसके बाद स्वीकार्यता नहीं मिली। यहाँ तक कि आरएसएस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। वो हमेशा हाशिए पर ही पड़े रहे, क्योंकि उनसे गांधी हत्या की शक की सुई कभी नहीं हटी ही नहीं। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया कपूर कमीशन में रिपोर्ट में साफ कहा गया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सावरकर की जानकारी के बिना गांधी हत्याकांड हो सकता है। सावरकर की राजनीतिक विचारधारा क्या थी, बीबीसी के आर्टिकल में क्या लिखा गया, ये भी आप समझिए। मैं बीबीसी को क्यों कह रहा हूँ वो आपको बाद में समझ में आएगा कि बीबीसी क्या छापता है भारत के क्रांतिकारियों के बारे में। सावरकर के जीवन के आखिरी 2 दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते। उनके एक और जीवनीकार धनंजय कीर उनकी जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया और नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई, कुछ अभियुक्त सावरकर के पैर पर गिर पड़े और उन्होंने मिलकर नारा लगाया, हिंदी हिंदुस्तान कभी न होगा पाकिस्तान। राम बहादुर राय कहते हैं कि दरअसल उन पर आखिरी दिनों में जो कलंक लगा है उसने सावरकर की विरासत पर अंधकार का बादल डाल दिया है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्रांतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो और अच्छा लेखक भी हो। अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बनाकर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखी और उनको कंठस्थ किया, यही नहीं 5 मौलिक पुस्तकें वीर सावरकर के खाते में हैं। लेकिन इसके बावजूद जब सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ जाते हैं, सावरकर समाप्त हो जाते हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा वहीं सूख जाती है। 1966 में अपनी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर है। या तो वो आपके हीरो हैं या विलन। निरंजन तकले कहते हैं कि साल 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी सावरकर के चित्र को सम्मान देने वहां पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी की तरफ कर ली, क्योंकि गांधी जी का चित्र उनके ठीक सामने लगा था। ये आज की राजनीतिक अवास्तविकता है। अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गांधी की विचारधारा की तरह पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी। अगर आपको गांधी को स्वीकारना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा। शायद यही वजह है कि सावरकर अभी भी भारत में एक पोलराइजिंग फिगर हैं। तो ये रहा बीबीसी का आर्टिकल। अब थोड़ा इतर हम आर्टिकल देखना चाहेंगे। विस्तार से जानते हैं वीर सावरकर की जीवनी के बारे में, फिर आप डिफरेंस करिएगा बीबीसी ने क्या लिखा है और अन्य जो हमारे यहाँ प्रचलित चीज़ें हैं उनमें क्या लिखा गया। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागपुर गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को बम्बई में हुई थी, जो आज का मुंबई है। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। हाल ही में सावरकर पर आधारित फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि उस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगी। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई थी। उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वो अपने बड़े भाई गणेश यानी कि बाबा राव से काफ़ी प्रभावित थे।
इनके मृत्यु के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग बताते हैं कि उपवास करके इनकी मृत्यु हुई थी। थोड़ा इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में जान लें। इनकी जो शिक्षा थी, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे महाराष्ट्र से कला स्नातक किया था। वकील, राजनीतिक लेखक और कार्यकर्ता भी थे। ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ ग्रेस इन लंदन में बैरिस्टर थे। वीर सावरकर को अंग्रेजों ने लगभग 50 वर्षों तक जेल में रखा। उन्हें सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित भी किया गया था। उनका प्रसिद्ध नारा था, सभी राजनीतिक का हिंदूकरण करें और हिंदू धर्म का सैन्यकरण करें। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले के भगौर गांव में एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। अच्छा, गांव के नाम को लेकर अगर भागपुर या भगौर, तो इसको आप समझ सकते हैं कि भागपुर या भगौर आप कह सकते हैं, जो भी उनका प्रचलित नाम हो। उनके भाई बहन गणेश, मैनाबाई और नारायण थे। वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और इसलिए उन्हें वीर उपनाम मिला। जो एक साहसी व्यक्ति थे, वो अपने बड़े भाई गणेश से प्रभावित थे, जिन्होंने उनके किशोर जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वीर सावरकर जब छोटे थे तो उन्होंने मित्र मेला नामक एक युवा समूह का आयोजन किया। वह लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं से भी प्रेरित थे और समूह को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करते थे। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और स्नातक की डिग्री भी पूरी की। उन्हें इंग्लैंड में कानून का अध्ययन करने का प्रस्ताव मिला और छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। उन्हें इंग्लैंड भेजने और पढ़ाई जारी रखने में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मदद की थी। उन्होंने वहां ग्रेज इन लॉ कॉलेज में दाखिला दिला दिया था और इंडिया हाउस में शरण ली। यह उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था। लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को प्रेरित किया और आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन भी किया था। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह की तर्ज पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध के बारे में सोचा। गुरिल्ला युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें कहीं ना कहीं छिप कर वार किया जाता है। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक भी लिखी, जिसने कई भारतीयों को आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित भी किया हुआ था। हालांकि इस किताब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन इसने कई देशों में लोकप्रियता हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ से बनाए जाने वाले बम और गुरिल्ला युद्ध भी बनाए और दोस्तों में बांटे। उन्होंने अपने मित्र मदन लाल ढींगरा को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की, जो सर विलियम हट कर्जन वाइली नामक के ब्रिटिश भारतीय सेनाधिकारी की हत्या के मामले में आरोपी थे। इसी बीच भारत में वीर सावरकर के बड़े भाई ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसके अलावा विरोध के साथ ब्रिटिश पुलिस ने दावा किया कि वीर सावरकर ने अपराध की साजिश रची थी और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वीर सावरकर पेरिस भाग गए और वहां उन्होंने वीकाजी कामा के आवास पर शरण ली। 13 मार्च 1910 को उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फ्रांसीसी सरकार तब बुरा मान गई। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने पेरिस में वीर सावरकर को गिरफ्तार करने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की, तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय ब्रिटिश अधिकारियों और फ्रांसीसी सरकार के बीच विवाद को संभाल रहा था और 1911 में फैसला सुनाया। आपको बता दें कि वीर सावरकर के खिलाफ फैसला आया और उन्हें 50 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है और वापस मुंबई यानी कि बम्बई भेज दिया गया था। बाद में उन्हें 4 जुलाई 1911 को अंडमान और निकोबार द्वीप ले जाया गया। वहां उन्हें काला पानी के नाम से मशहूर सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना जारी रही और उन्होंने वहां अपने साथी कैदियों को पढ़ाना, लिखाना, सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने जेल में एक बुनियादी पुस्तकालय शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति भी मांगी थी और प्राप्त भी हुई थी। अपने जेल समय के दौरान उन्होंने एक वैचारिक पुस्तिका लिखी, जिसे हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, हिंदू कौन है, और इसे सावरकर के समर्थकों में प्रकाशित किया गया। पैम्फलेट में उन्होंने हिंदू को भारतवर्ष यानी कि भारत का देशभक्त और गौरवान्वित निवासी बताया और इससे कई हिंदू प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म जैसे कई धर्मों को एक ही बताया। उनके अनुसार ये सभी धर्म अखंड भारत के निर्माण का समर्थन करते हैं, यानी कि संयुक्त भारत या बृहद भारत। वह स्वयंभू नास्तिक थे। उन्हें हमेशा हिंदू होने पर गर्व था और उन्होंने इसे एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बताया। 6 जनवरी 1924 को सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया और उन्हें रत्नागिरी हिंदू सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य हिंदुओं की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना था। 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। दूसरी ओर उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने
कांग्रेस शासन को हिंदू राज घोषित कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले से ही बढ़ रहा तनाव और भी बदतर हो गया। दूसरी ओर हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वीर सावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और बाद में कांग्रेस द्वारा भारतीय विभाजन को स्वीकार करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक देश में दो राष्ट्रों के सह अस्तित्व पर प्रस्ताव रखा था। वीर सावरकर की कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात करें तो 1857 चे स्वातंत्र समर, हिंदू पद पतशाही हिंदुत्व, जातीयोच्छेदक निबंध, मोपल्यांचे वांदा, माझी जन्मथेप, काले पानी, शत्रुच्या शिबिरत, लंडनची बटामी पत्रे, अंडमनच्या अंधेरीतून, विज्ञानम निष्ठा निबंध, जोसेफ माजनी, हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदुत्वाचे पंचप्राण, कमला, सावरकरांची कविता, संन्यस्त खड्ग आदि इनकी प्रमुख पुस्तक है। तो इस चीज़ से आपको पता चल गया होगा कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगे मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे बीबीसी हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले सालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर कंट्रोवर्सी में आया था, जिसे भारत सरकार ने बैन भी कर दिया था। और भी बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जो बीबीसी के द्वारा भारत के खिलाफ ली जाती हैं। खैर, बीबीसी को अगर बता दें कि बीबीसी भारत से प्रसारित नहीं होता है। बीबीसी का हेडक्वार्टर जो है आपको ब्रिटेन मिलता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट करके इसका कहीं ना कहीं नाम है, और इसे ब्रिटेन सरकार के द्वारा अनुदान भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने अपना एजेंडा चलाया था, उस समय ब्रिटेन की संसद में भी ये सवाल उठा था कि क्या इसको जो सहायता राशि दी जाती है देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो अंतर दोनों में आपने समझ लिया होगा। दो आर्टिकल हमने आपके सामने रखे, एक में वीर सावरकर को देशभक्त, राष्ट्रवादी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है, और दूसरे में उनके खिलाफ चीज़ें लिखी जा रही हैं, उन्हें दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो अलग अलग तरीके से एक ही व्यक्ति का चरित्र चित्रण करते रहते हैं। इसीलिए एक जो दल है वो आपका सावरकर के समर्थन में रहता है, और एक दल ऐसा है जो उनके विरोध में खड़ा रहता है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर शिक्षा का केंद्र बन रहा है, नाम किसी का हो, उससे छात्रों का ही भला होने वाला है। खैर, वीर सावरकर के नाम से होने से दिल्ली में अगले साल चुनाव है, उसका भी फ़ायदा उठाएगी सरकार, और पूरे भारत में भी इसका फ़ायदा उठाएगी। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।